काल पुरुष एपिसोड 5 कालीबाड़ी की रात। मंदिर के भीतर वह दिया धीरे धीरे टिमटिमा रहा था और उसकी लौ की परछाइयां दीवारों पर ऐसे नाच रही थीं, मानो वे भी उस कहानी को सुनने के लिए ठहर गई हों जो अब काल पुरुष सुनाने जा रहा था। अभय सामने की टूटी हुई सीढ़ी पर बैठ गया। उसका हाथ अब भी होल्स्टर पर था, पर उसके भीतर का पुलिसिया संदेह धीरे धीरे एक अजीब सी उत्सुकता में बदल रहा था। काल पुरुष ने एक लंबी सांस ली, जैसे वर्षों से भीतर दबा हुआ कोई बोझ आज पहली बार बाहर आने वाला हो। मेरा नाम करुणेश सिंह था, उसने शुरू किया। उसकी आवाज में आज वह गूंज नहीं थी जो हत्या की रातों में सुनाई देती थी, बल्कि एक थकी इंसानी आवाज थी। गया जिले के एक छोटे से गांव में, जहां मेरे पिता के पास 20 बीघा उपजाऊ जमीन थी, वह जमीन जो पीढ़ियों से हमारे परिवार की मेहनत से सींची गई थी। पर उस इलाके में एक और नाम था जिसका सिक्का चलता था, बलवंत ठाकुर। वह चाहता था कि हमारी जमीन उसकी नहर परियोजना के लिए दे दी जाए। बदले में जो कीमत वह दे रहा था वह बाजार भाव का 10वां हिस्सा भी नहीं था। मेरे पिता ने मना कर दिया। न सिर्फ मना किया, बल्कि गांव के दूसरे किसानों को भी संगठित करना शुरू कर दिया कि वे भी अपनी जमीन औने पौने दाम पर न बेचें। काल पुरुष की आंखें कुछ पल के लिए दिए की लौ पर टिक गईं, जैसे वह उस आग में 30 साल पुरानी वह रात देख रहा हो। उस रात मैं अपने मामा के घर गया हुआ था, क्योंकि अगले दिन मेरी मौसी की शादी की रस्में शुरू होनी थीं। आधी रात को मामा के घर का फोन बजा। किसी पड़ोसी गांव वाले ने बताया कि हमारे घर से आग की लपटें उठ रही हैं। मामा मुझे लेकर भागे, पर जब तक हम पहुँचे सब कुछ खत्म हो चुका था। घर जल चुका था और उस राख के बीच मेरे माँ बाप और दोनों बड़े भाइयों के शव पड़े थे। उन्हें पहले गोली मारी गई थी, फिर घर में आग लगा दी गई थी ताकि यह किसी हादसे जैसा लगे। पर गांव के हर आदमी को पता था कि यह हादसा नहीं था। अभय ने धीरे से पूछा, पुलिस जांच में क्या हुआ? काल पुरुष के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। जांच शुरू हुई इंस्पेक्टर देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में। शुरुआत में एक जूनियर सब इंस्पेक्टर बहुत सक्रिय था। घटनास्थल से सबूत जुटाना, गवाहों के बयान लेना। उसका नाम था करणवर्धन। ये नाम सुनते ही अभय का शरीर जैसे जम गया। काल पुरुष ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और सिर हिलाया। हाँ, अभय सिंह, वही करणवर्धन जो आज खुद को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलवाता है। उस रात वह मेरे घर के जले हुए दरवाजे के पास खड़ा फोटो खींच रहा था, जूते के निशान नाप रहा था, बंदूक की गोलियों के खोल इकट्ठा कर रहा था। मुझे आज भी याद है, 9 साल की उम्र में मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी थी। वह चमक जो सच्चे इंसाफ की नहीं, बल्कि किसी बड़े मौके को भांप लेने की चमक थी। 2 दिन के भीतर सारे सबूत गुम हो गए। काल पुरुष ने आगे कहा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। मुख्य गवाह हमारे पड़ोस का एक बूढ़ा किसान, जिसने अपनी आंखों से बलवंत ठाकुर के गुर्गों को हमारे घर में घुसते देखा था, उसने अचानक अपना बयान बदल दिया। बाद में मुझे पता चला कि उसे एक दुकान और जमीन का टुकड़ा दिया गया था और करणवर्धन उसे इस पूरे मामले में सहयोग के बदले प्रमोशन मिला, पटना तबादला मिला। मेरे परिवार की राख पर उसका करियर खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर सिंह, काल पुरुष कुछ पल के लिए खामोश हो गया, मानो अगला हिस्सा कहना उसके लिए और भी मुश्किल हो। मुझे अनाथालय भेज दिया गया। 1 साल तक मैं वहां किसी पत्थर की तरह पड़ा रहा, न किसी से बात करता, न रात को सोता। मुझे लगता था कि अगर मैं सो गया तो वह आग बुझ जाएगी जो मेरे भीतर मेरे परिवार की याद बनकर जल रही थी। फिर एक रात ठीक 10 साल की उम्र में एक साधु उस अनाथालय के पास से गुजरा। उसकी आवाज में पहली बार कुछ नरमी आई, जैसे यह हिस्सा याद करते हुए उसे थोड़ी राहत मिलती हो। उनका नाम था गुरु अघोरनाथ। पहले वह भी फौज में रहे थे। सीमा पर लड़ते हुए उन्होंने अपने साथी खोए थे और बाद में जब वह रिटायर होकर अपने गांव लौटे तो वहां भी उन्होंने अपने पूरे परिवार को इसी तरह की सत्ता संरक्षित हिंसा में खोया। फर्क सिर्फ इतना था कि वह मारने वाले किसी जमींदार के नहीं, बल्कि एक भ्रष्ट खनन माफिया के गुर्गे थे। उस दर्द ने उन्हें सामान्य दुनिया से काट दिया और वह हिमालय की तलहटी में एक गुप्त आश्रम में जा बसे, जहां वह प्राचीन युद्ध कलाओं और तांत्रिक साधनाओं का अभ्यास करते थे। न जादू, न चमत्कार,
बल्कि वर्षों की कठोर तपस्या से शरीर और मन को असाधारण बनाने की विद्या। उन्होंने मेरी आंखों में वही आग देखी जो कभी उनके भीतर भी जली थी। उस रात वह चुपचाप मुझे अपने साथ ले गए, अनाथालय के प्रबंधकों को कुछ पैसे देकर, यह कहानी बनाकर कि वह मुझे किसी दूर के आश्रम में शिक्षा के लिए ले जा रहे हैं। अगले 20 साल इंस्पेक्टर सिंह मैंने उसी आश्रम में बिताए। सुबह 4 बजे उठकर 5 घंटे शारीरिक अभ्यास, फिर शस्त्र विद्या, फिर ध्यान और साधना, और शाम को गुरु अघोरनाथ मुझे न्याय और प्रतिशोध के बीच का फर्क समझाते। वह हमेशा कहते थे, क्रोध में मारने वाला हत्यारा होता है करुणेश, पर विवेक से दंड देने वाला वह हाथ बनता है जो धर्म का संतुलन बहाल करता है। भैरव क्रोध से नहीं, न्याय की आवश्यकता से जन्म लेते हैं। अभय ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, तो आपने खुद को भैरव के रूप में क्यों ढाला? क्यों न सिर्फ एक बदला लेने वाला बनकर रह गए? काल पुरुष ने गहरी सांस ली, क्योंकि अगर मैं सिर्फ बलवंत ठाकुर और उसके परिवार को मारकर रुक जाता तो यह सिर्फ निजी बदला होता जो मेरे मरने के साथ खत्म हो जाता। पर गुरुजी ने मुझे दिखाया कि यह समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे बिहार में, शायद पूरे देश में हर उस परिवार की कहानी है जिसे सत्ता ने कुचला और कानून ने अनदेखा किया। मैंने तय किया कि मैं एक विचार बनूंगा, एक ऐसा प्रतीक जो हर उस भ्रष्ट ताकत के मन में डर पैदा करे जो सोचती है कि पैसे और रसूख से इंसाफ खरीदा जा सकता है। गुरु अघोरनाथ की मृत्यु का जिक्र करते हुए काल पुरुष की आवाज भारी हो गई। जब मैं 30 साल का हुआ, गुरुजी बहुत बीमार पड़ गए। मृत्यु से पहले उन्होंने मुझसे सिर्फ एक वचन मांगा, करुणेश, जब भी तुम दंड दो, याद रखना कि तुम्हारा मकसद सिर्फ मारना नहीं बल्कि सच को उजागर करना है। कभी कभी किसी को जिंदा छोड़ना, उसे अपने ही पापों का इकबाल करने पर मजबूर करना, मौत से भी बड़ा दंड होता है। यही वजह थी कि मैंने प्रताप ठाकुर को जिंदा छोड़ा। उसे मारना आसान था, पर उसे कबूल करवाना ज्यादा गहरा वार था, क्योंकि उसके पिता बलवंत ठाकुर, जिसने मेरा परिवार मिटाया, वह अब भी बूढ़ा होकर अपनी हवेली में जिंदा बैठा है, और अब उसका अपना बेटा गवाही देगा कि उसका परिवार पीढ़ियों से यही करता आया है। अभय के मन में एक सवाल कौन था, तो बलवंत ठाकुर अब भी जिंदा है, आप उसे सीधे निशाना क्यों नहीं बनाते? काल पुरुष के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई, जिसमें रणनीति की गहराई झलकती थी, क्योंकि बलवंत ठाकुर अब बूढ़ा और शक्तिहीन है। इंस्पेक्टर सिंह, उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। असली इंसाफ ये है कि वह अपनी आंखों से देखे कि उसका बेटा जेल में सड़ रहा है, उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है, और उसका नाम इतिहास में सिर्फ एक अपराधी के तौर पर दर्ज हो। मौत बहुत आसान सजा है अभय सिंह, असली सजा यह देखना है कि जिस पाप की नींव पर तुमने अपना साम्राज्य खड़ा किया, वह तुम्हारी आंखों के सामने ढह जाए। कुछ देर मंदिर में सन्नाटा छाया रहा, सिर्फ दिए की लौ की हल्की चटक आवाज सुनाई दे रही थी। फिर काल पुरुष ने अभय की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। इंस्पेक्टर से मैं जानता हूँ कि 15 साल पहले तुमने भी एक ऐसी ही रिपोर्ट पर दस्तखत किए थे जिसने बच्चू सिंह जैसे अपराधी को बरी करवाया। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम आज भी हर साल बलदेव महतो की कब्र पर दिया जलाने जाते हो। ये बताता है कि तुम्हारे भीतर वह ज़मीर अब भी मरा नहीं है जो बाकी पुलिस वालों का मर चुका है। अभय की आंखें नम हो आईं। ये पहली बार था जब किसी ने उसके इस गुप्त प्रायश्चित के बारे में सीधे बात की थी, वह भी इतनी सहजता से। मैं तुम्हें अपने साथ आने के लिए नहीं कह रहा इंस्पेक्टर सिंह, काल पुरुष ने आगे कहा। उसकी आवाज में अब एक गंभीर अनुरोध था। मुझे पता है कि तुम खुद हत्याएं नहीं कर सकते, न करनी चाहिए। तुम्हारी वर्दी का मतलब कुछ और है, पर मुझे तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो भीतर से व्यवस्था को समझे, जो मुझे बताए कि असली मुजरिम कौन है और निर्दोष कौन, ताकि मैं कभी किसी गलत इंसान को निशाना न बनाऊं। बदले में मैं तुम्हें वह सबूत और जानकारी दूंगा जो पुलिस फाइलों में कभी दर्ज नहीं होती। वह जानकारी जो मुझे अपने पुराने नेटवर्क से, उन लोगों से मिलती है जिन्हें व्यवस्था ने कुचला है और जो अब चुपचाप मेरी आंख और कान बन चुके हैं। अभय ने धीरे से पूछा,
और अगर मैं मना कर दूं? काल पुरुष ने बिना किसी नाराजगी के जवाब दिया, तो मैं तुम्हारा रास्ता कभी नहीं रोकूंगा। पर याद रखना इंस्पेक्टर सिंह, करणवर्धन जैसे लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, इसलिए कि तुमने सच जानने की कोशिश की। तुम अब पहले से ज्यादा खतरे में हो, चाहे तुम मेरे साथ आओ या ना आओ। ये कहते हुए उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता आ गई, जैसे वह कुछ और भांप रहा हो। तभी दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी, पहले धीमी फिर तेज होती हुई। कई गाड़ियों के इंजन की आवाज जो मंदिर की तरफ ही बढ़ रही थी। काल पुरुष का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर उसने अभय की तरफ देखा। तुम्हारा फोन, इंस्पेक्टर सिंह, क्या तुमने किसी को बताया था कि तुम यहाँ आ रहे हो? अभय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सिर्फ बलराम तिवारी को बताया था, पर बलराम कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते थे, तो फिर यह कैसे? उसे अचानक याद आया कि उसका फोन आज सुबह से ही एसपी के दफ्तर में करणवर्धन के पास कुछ देर के लिए जांच के लिए रखा गया था। जब उसे यह कहकर बुलाया गया था कि उसके फोन में कोई तकनीकी खराबी की जांच होनी है, उन्होंने मेरे फोन में ट्रैकर लगा दिया, अभय ने घबराई आवाज में कहा। काल पुरुष तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब वह पुरानी सतर्कता लौट आई थी। करणवर्धन को शायद पता चल गया कि आज रात मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। हो सकता है यह जाल पहले से बिछाया गया हो। गाड़ियों की आवाज अब बहुत करीब आ चुकी थी। हेडलाइट्स की रोशनी मंदिर की बाहरी दीवारों पर पड़ने लगी थी, और साथ ही कई पैरों की भारी आहटें, जैसे एक पूरी सशस्त्र टुकड़ी घेराबंदी कर रही हो। काल पुरुष ने अभय की तरफ देखा। उसकी आवाज में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। इंस्पेक्टर सिंह, अभी फैसले का वक्त नहीं है, बचने का वक्त है। पर एक बात याद रखना, अगर आज रात करणवर्धन ने मुझे यहाँ घेर लिया, तो यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि उसे पहले से पता था कि मैं तुमसे यहीं मिलूंगा, और यह जानकारी सिर्फ उसी को मिल सकती थी जिसने तुम्हारे फोन में सेंध लगाई। अभय के मन में एक सिहरन दौड़ गई। क्या यह पूरा मामला महज एक जाल था, जिसमें काल पुरुष को नहीं बल्कि उसे खुद फंसाने की साजिश रची गई थी? बाहर से करणवर्धन की आवाज गूंजी, मेगाफोन के जरिए, जो पूरे इलाके में गूंज उठी। काल पुरुष, तुम पूरी तरह गिर चुके हो। मंदिर के चारों तरफ 50 से ज्यादा जवान तैनात हैं। हर रास्ता बंद है। हथियार डाल दो, वरना गोली चलाने का आदेश दे दिया जाएगा। उसकी आवाज में आज एक अजीब सी विजयी गूंज थी, जैसे वह इस पल का महीनों से इंतजार कर रहा हो। अभय ने खिड़की की दरार से बाहर झांका। सच में मंदिर के चारों तरफ गाड़ियों की कतार लगी थी। बंदूकधारी जवान अंधेरे में तैनात हो चुके थे, और सबसे आगे हाथ में मेगाफोन लिए करणवर्धन खुद खड़ा था। उसके चेहरे पर वही ठंडी गणनात्मक मुस्कान। काल पुरुष ने एक गहरी सांस ली, फिर अभय की तरफ मुड़कर बेहद शांत आवाज में कहा, इंस्पेक्टर सिंह, अब तुम्हें एक फैसला लेना होगा, और वह भी अभी। अगर मैं यहाँ से पकड़ा गया या मारा गया, तो करणवर्धन तुम्हें भी बख्शेगा नहीं, क्योंकि तुम इस वक्त मेरे साथ इसी मंदिर में मौजूद हो। यह सबूत काफी है तुम्हें मेरा साथी साबित करने के लिए। तुम्हें अभी तय करना होगा कि तुम मेरे साथ इस घेरे से निकलने की कोशिश करते हो, या पुलिस को यह यकीन दिलाते हो कि तुम मुझे गिरफ्तार करने आए थे। उसकी आंखों में कोई दबाव नहीं था, सिर्फ एक शांत भरोसा, जैसे वह जानता हो कि अभय जो भी फैसला लेगा वह उसे स्वीकार करेगा। मंदिर के बाहर एक और आवाज गूंजी, इस बार करणवर्धन की, जिसमें एक नई धमकी थी। और हाँ, इंस्पेक्टर अभय सिंह, अगर तुम अंदर हो तो सुन लो। अगर तुमने काल पुरुष को भागने में मदद की, तो तुम्हारे खिलाफ भी वही धाराएं लगेंगी जो एक आतंकवादी के सहयोगी पर लगती हैं। ये तुम्हारे करियर का, तुम्हारी पूरी जिंदगी का आखिरी मौका है सही तरफ खड़े होने का। ये सुनते ही अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके सामने अब सिर्फ दो रास्ते नहीं थे, बल्कि एक ऐसा चौराहा था जहां हर कदम उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। ठीक उसी पल मंदिर की छत पर लगे पुराने घंटे में हवा का एक तेज झोंका घुसा, और वह घंटा अपने आप बज उठा। एक गहरी गूंजती आवाज जो पूरे इलाके में फैल गई, मानो खुद काल भैरव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। बाहर तैनात कुछ जवान
इस अप्रत्याशित आवाज से चौंक गए। उनकी पंक्ति में एक पल के लिए हलचल मची और ठीक उसी क्षण काल पुरुष ने अभय का हाथ पकड़ते हुए फुसफुसाया, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो अभी वक्त है, पर याद रखना इंस्पेक्टर सिंह, एक बार जो रास्ता चुनोगे वहां से वापसी नहीं होगी। घंटे की वह गूंजती आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी जब काल पुरुष ने अभय का हाथ छोड़ा और मंदिर की पिछली दीवार की तरफ बढ़ा। यहाँ से जल्दी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अपनी उंगलियों से एक ऐसी जगह दिखाई जहाँ पत्थर की दीवार में सदियों पुरानी दरार थी जो बाहर से झाड़ियों में छिपी हुई थी। अभय के मन में अब भी वह उलझन थी, क्या वह सच में इस भगोड़े के साथ भाग रहा था या यह सिर्फ जान बचाने की मजबूरी थी। पर उसके पैर पहले से ही कालपुरुष के पीछे बढ़ चुके थे, जैसे किसी गहरी अंतरात्मा ने उसकी वर्दी से पहले उसके जमीर का साथ चुन लिया हो। बाहर कर्णवर्धन का मेगाफोन अब भी गूंज रहा था, आखिरी चेतावनी, अगर 10 सेकंड में बाहर नहीं आए तो हम अंदर आ रहे हैं। कालपुरुष ने दरार में हाथ डालकर एक ढीला पत्थर हटाया, जिससे एक संकरा रास्ता खुल गया जो शायद वर्षों पहले मंदिर के पुजारियों के लिए आपातकालीन निकास के तौर पर बनाया गया होगा। झुककर आओ, उसने कहा और खुद पहले उस अंधेरी सुरंग में घुस गया। अभय ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के मुख्य द्वार पर अब जवानों के जूतों की आवाज गूंज रही थी। वे भीतर घुसने ही वाले थे। उसने गहरी सांस ली और उस दरार में घुस गया। सुरंग बेहद तंग थी, नमी और मिट्टी की गंध से भरी हुई और हर कदम पर उसकी वर्दी दीवारों से रगड़ खा रही थी। कुछ ही पलों बाद पीछे से शोर सुनाई दिया। कर्णवर्धन की टीम मंदिर के भीतर घुस चुकी थी और खाली मंदिर देखकर उसका गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। यह कहाँ गया? पूरा इलाका घेरा हुआ है, यह भागा कैसे? अभय ने काल पुरुष का पीछा करते हुए एक अजीब राहत महसूस की, जो तुरंत ही एक गहरे डर में बदल गई। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। करीब 10 मिनट की उस अंधेरी दम घोंटती यात्रा के बाद सुरंग एक घने जंगल के बीच खुल गई, जहां चांद की धुंधली रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। काल पुरुष ने बाहर निकलते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर अभय की तरफ मुड़ा। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक पुराना कुआं है, वहाँ मेरी मोटरसाइकिल छिपी है। हमें जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि वे ड्रोन उड़ाना शुरू करें। अभय ने हाँफते हुए पूछा, और मेरी गाड़ी? वह तो मंदिर के बाहर ही खड़ी है। काल पुरुष ने सिर हिलाया। अब वह गाड़ी भूल जाओ इंस्पेक्टर सिंह। जिस पल तुमने मेरे साथ उस सुरंग में कदम रखा, उसी पल तुम्हारी पुरानी जिंदगी का एक हिस्सा पीछे छूट गया। जंगल के बीचों बीच भागते हुए अभय के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या उसने सही फैसला लिया था? क्या अब वह कानून की नजर में भी उतना ही भगोड़ा बन चुका था जितना काल पुरुष खुद? पर साथ ही उसके भीतर एक अजीब स्पष्टता भी आ रही थी। जो सच वह अभी जान चुका था, उसे जानने के बाद पीछे मुड़ना नामुमकिन हो गया था। कुएं के पास पहुंचकर काल पुरुष ने झाड़ियों में छिपी एक पुरानी पर मजबूत मोटरसाइकिल निकाली, इंजन स्टार्ट किया और अभय को पीछे बैठने का इशारा किया। रात के अंधेरे में वह मोटरसाइकिल जंगल के कच्चे रास्तों से होते हुए दौड़ने लगी। हेडलाइट बंद रखी गई थी ताकि दूर से कोई शक न कर सके। करीब 40 मिनट की उस खामोश यात्रा के बाद वे एक परित्यक्त ईंट भट्टे के पास पहुंचे, जो शहर से काफी दूर किसी नक्शे पर दर्ज न होने वाली जगह पर स्थित था। काल पुरुष ने मोटरसाइकिल रोकी और अभय को भीतर ले गया, जहां एक कोने में साधारण पर व्यवस्थित सामान रखा था। कुछ हथियार, पुराने नक्शे और दीवार पर चिपकाई गई कई तस्वीरें और कागजात, जो पिछले कुछ महीनों की उसकी पूरी जांच का सार लग रहे थे। यह मेरा ठिकाना है फिलहाल के लिए, काल पुरुष ने कहा, एक पुराने लालटेन को जलाते हुए। अभय सिंह, अब जब तुम यहाँ तक आ चुके हो, तो मुझे लगता है तुम्हें वह सब कुछ देखना चाहिए जो मैंने अब तक इकट्ठा किया है। उसने दीवार की तरफ इशारा किया, जहाँ एक बड़ा नक्शा टंगा था, जिस पर लाल धागों से कई जगहों को जोड़ा गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सुजाता वर्मा ने अपनी फाइल में बनाया था, पर यह कहीं ज्यादा विस्तृत और गहरा था। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है इंस्पेक्टर सिंह, यह एक पूरा नेटवर्क है। भ्रष्ट नेता, बाहुबली, पुलिस अफसर और ठेकेदार,
जो एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। और इस नेटवर्क के केंद्र में एक नाम बार बार आता है। उसने एक कागज पर लिखा, नाम अभय की तरफ बढ़ाया, मंत्री दिनेश प्रताप राय। अभय के माथे पर बल पड़ गए, गृह मंत्री? पर उनका तो, काल पुरुष ने बीच में ही टोका, उनका बलवंत ठाकुर के परिवार से पुराना नाता है। और यही वजह है कि पिछले 30 सालों में हर बार जब भी ठाकुर परिवार के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा हुआ, वह मंत्रालय के दबाव में गायब हो गया। कर्णवर्धन सिर्फ एक मोहरा है, अभय सिंह। असली खेल कहीं ऊपर खेला जा रहा है, और उस खेल में मैं जिसको मार रहा हूँ वे सिर्फ शतरंज की छोटी गोटियां हैं। अभय ने कागजात को ध्यान से देखा। तारीखें, नाम, रकम के आंकड़े, जमीन के सौदे, सब कुछ बेहद सटीक तरीके से दर्ज था। यह जानकारी तुम्हें कहाँ से मिलती है? उसने पूछा। काल पुरुष के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। जब तुम वर्षों तक समाज के हाशिए पर जीते हो इंस्पेक्टर सिंह, तो तुम्हें एक अलग ही दुनिया दिखाई देने लगती है। वे लोग जिन्हें व्यवस्था ने कुचला, छोटे क्लर्क, बर्खास्त पुलिसकर्मी, वे नौकर जो बड़े घरों में काम करते हुए सब कुछ सुनते हैं, वे ड्राइवर जो नेताओं की बातचीत सुनते हैं, यही मेरा असली नेटवर्क है। पैसे और सत्ता वालों को अक्सर यह भ्रम होता है कि सिर्फ ऊपर वाले ही जानकारी रखते हैं, पर सच यह है कि हर घर का नौकर, हर दफ्तर का चपरासी, हर गांव का मजदूर जानता है कि असली सच क्या है। बस उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। तभी अभय के मन में सुजाता का ख्याल आया। सुजाता वर्मा के घर पर हमला हुआ था, उसका सारा डेटा चुरा लिया गया। काल पुरुष के चेहरे पर चिंता की एक लकीर खिंच गई। ये बुरी खबर है। सुजाता वर्मा जैसी पत्रकार इस लड़ाई में एक अहम कड़ी है, क्योंकि वह वो चीज कर सकती है जो न मैं कर सकता हूँ न तुम, जनता के सामने सच लाना बिना किसी हिंसा के। उसने अपना फोन निकाला, एक पुराना साधारण सा मोबाइल, और किसी को मैसेज टाइप करने लगा। मेरे पास सुजाता से जुड़ने का एक सुरक्षित तरीका है। मैं उसे बता दूंगा कि वह अब खतरे में है और उसे तुरंत कहीं सुरक्षित जगह जाना चाहिए। अभय ने कुछ पल सोचकर पूछा, अगर तुम्हारे पास इतना नेटवर्क है तो तुमने अब तक बलवंत ठाकुर, कर्णवर्धन और मंत्री दिनेश राय को एक साथ खत्म क्यों नहीं किया? तुम तो अकेले ही इतनी मुश्किल सुरक्षा को चकमा दे सकते हो। काल पुरुष ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक गहरी थकान झलकी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ मारता चला जाऊं तो मैं वही बन जाऊंगा जिससे मैं लड़ रहा हूं। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ खून से समस्याओं का हल निकालती है। गुरु अघोरनाथ ने मुझे सिखाया था कि असली जीत सिर्फ दुश्मन को मारने में नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को बेनकाब करने में है जो उसे बचाती है। अगर मैं आज मंत्री दिनेश राय को मार दूं, तो कल कोई और उनकी जगह ले लेगा और वही भ्रष्ट चक्र चलता रहेगा। मुझे ऐसा कुछ करना है जो इस पूरे नेटवर्क की जड़ें हिला दे, न कि सिर्फ उसकी एक शाखा काट दे। यह सुनकर अभय को एहसास हुआ कि काल पुरुष की सोच जितनी उसे लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा गहरी और रणनीतिक थी। तो तुम्हारी अंतिम योजना क्या है? उसने पूछा। काल पुरुष ने दीवार पर टंगे नक्शे की तरफ इशारा किया, जहां एक जगह लाल घेरे से चिन्हित थी पटना का एक बड़ा सरकारी भवन। अगले महीने वहां एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है, बिहार विकास सम्मेलन, जिसमें मंत्री दिनेश राय, कई बड़े ठेकेदार और राज्य भर के बाहुबली नेता एक साथ इकट्ठा होंगे। ऊपर से देखने में यह सिर्फ एक विकास योजना की घोषणा होगी, पर असल में यह उन सभी सौदों को अंतिम रूप देने का मंच होगा जिनसे आने वाले 5 सालों में अरबों रुपए की जमीन और ठेके इन्हीं भ्रष्ट हाथों में बंट जाएंगे। मेरी योजना है कि उस दिन उस मंच पर मैं पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दूं, सबूतों के साथ, सार्वजनिक तौर पर, ताकि कोई भी इसे दबा न सके। अभय के मन में एक नया डर उभरा। अगर तुम वहां पहुंचे तो सुरक्षा इतनी कड़ी होगी कि... काल पुरुष ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है इंस्पेक्टर सिंह। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो भीतर से उस सुरक्षा व्यवस्था को समझे, जो मुझे बताए कि किस दरवाजे से किस समय पर घुसना सबसे सुरक्षित होगा। तुम्हारी वर्दी अभी भी तुम्हें वह पहुंच देती है जो मेरे पास नहीं है। यह सुनते ही अभय को समझ आया कि काल पुरुष ने आज उसे सिर्फ
अपनी कहानी सुनाने के लिए नहीं बुलाया था। यह एक सोची समझी योजना का हिस्सा था, जहां उसकी भूमिका पहले से तय हो चुकी थी। तभी बाहर से एक हल्की आहट सुनाई दी। काल पुरुष तुरंत सतर्क हो गया। लालटेन बुझाते हुए उसने अभय को इशारा किया कि चुप रहे। कुछ पलों की खामोशी के बाद बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, धीमी पर स्पष्ट, करुणेश, मैं हूँ बलराम तिवारी। काल पुरुष ने आश्चर्य से अभय की तरफ देखा। तुमने उन्हें बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो? अभय ने सिर हिलाया, सिर्फ इतना कि मैं गया रोड पर कालीबाड़ी मंदिर जा रहा हूँ। पर उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? बलराम तिवारी भीतर आए। उनकी सांस फूली हुई थी, जैसे वह बहुत तेजी से यहाँ तक पहुँचे हों। मुझे पता था कि आज रात कुछ गड़बड़ होने वाली है, उन्होंने कहा। जब मुझे पता चला कि करणवर्धन ने मंदिर को घेर लिया है, तो मैंने अंदाजा लगाया कि तुम दोनों वहाँ से भागकर कहाँ जा सकते हो। 30 साल पहले जब मैं गया में तैनात था, तब यह भट्टा एक जाना पहचाना छिपने का ठिकाना हुआ करता था। उन्होंने काल पुरुष की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब मिश्रित भाव था, पहचान का, दर्द का और सम्मान का। करुणेश, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हारे पिता विजय सिंह मेरे अच्छे परिचित थे। जब तुम्हारे परिवार की हत्या हुई थी, मैं गया के पड़ोसी थाने में तैनात था। मुझे भी शक था कि करणवर्धन ने कुछ गड़बड़ की है, पर उस वक्त मेरे पास सबूत नहीं थे। काल पुरुष की आंखों में पहली बार भावनाओं का एक सैलाब उमड़ा। आप उस वक्त भी थे? बलराम ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, और आज जब मैंने अभय से यह सब सुना, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद नित्य ने मुझे एक आखिरी मौका दिया है, उस गलती को सुधारने का जो मैंने 30 साल पहले की थी, चुप रहने की गलती। उन्होंने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। ये मेरी निजी डायरी है, जो मैंने उस जमाने में लिखी थी। इसमें वह सब कुछ दर्ज है जो मैंने उस जांच के दौरान देखा और सुना, पर कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया, क्योंकि ऊपर से मुझे चुप करा दिया गया था। काल पुरुष ने वह डायरी हाथ में ली। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। 30 साल, बलराम जी, 30 साल से मैं यह सबूत ढूंढ रहा था कि उस रात वहां क्या हुआ। और आप इतने सालों से यह अपने पास रखे हुए थे? बलराम की आंखों में शर्मिंदगी झलकी। मुझे डर था करुणेश, डर था कि अगर मैंने यह सामने लाने की कोशिश की, तो मेरा परिवार भी उसी तरह मिट जाएगा जैसे तुम्हारा मिटा। ये डर मुझे आज भी सताता है। पर आज तुम्हें यहाँ देखकर, इतने सालों बाद, मुझे लगता है कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है। अभय ने डायरी के कुछ पन्ने पलटे और उसमें दर्ज विवरण देखकर उसकी सांस अटक गई। उसमें साफ लिखा था कि कैसे करणवर्धन ने खुद उस बूढ़े गवाह किसान को धमकाकर बयान बदलवाया था और कैसे उसने सबूतों को जानबूझकर गुम किया था अपने ही हाथों से। यह डायरी किसी अदालत में पेश होने लायक सबसे मजबूत सबूत थी। अगर यह डायरी सार्वजनिक हो जाए, अभय ने कहा, तो करणवर्धन का पूरा करियर तबाह हो सकता है और शायद मंत्री दिनेश राय तक भी आंच पहुंच सकती है। काल पुरुष ने डायरी को ध्यान से बंद किया, फिर अभय और बलराम दोनों की तरफ देखा। यह डायरी अकेले काफी नहीं होगी। करणवर्धन और मंत्री दिनेश राय के वकील इसे एक बुजुर्ग अफसर की कल्पना कहकर खारिज करवा देंगे। हमें इसे उन सबूतों से जोड़ना होगा जो मैंने पिछले महीनों में इकट्ठा किए हैं, और सुजाता वर्मा की पत्रकारिता से भी। तभी यह एक ऐसा सबूतों का जाल बनेगा जिसे कोई अदालत या मीडिया नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। बलराम ने चिंतित स्वर में कहा, पर करुणेश, अब पुलिस पूरे राज्य में तुम्हारी तलाश कर रही है और अभय भी अब उनकी नजर में एक संदिग्ध सहयोगी बन चुका है। तुम दोनों खुलेआम कहीं नहीं जा सकते। काल पुरुष ने सिर हिलाया। यही वजह है कि हमें जल्दी काम करना होगा, चुपचाप और सटीक तरीके से। अभय सिंह, अब तुम्हारे सामने रास्ता साफ है। या तो तुम वापस लौटकर करणवर्धन के सामने आत्मसमर्पण करो, यह कहकर कि तुम्हें मुझसे धोखा हुआ, या तुम इस लड़ाई में मेरे साथ पूरी तरह शामिल हो जाओ, जानते हुए कि अब वापसी का कोई आसान रास्ता नहीं बचा। अभय ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की। उसके सामने बलदेव महतो की वह कब्र आ गई, जहां वह हर साल चुपचाप दिया जलाने जाता था। उसके सामने वह दिन आया जब उसके सीनियर ने उसे रिपोर्ट बदलने पर मजबूर किया था, और उसके सामने आया काल पुरुष का वह चेहरा
जब उसने कहा था, मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हारे भीतर अब भी वह इंसाफ की आग जिंदा है। आंखें खोलते हुए उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। बहुत हो चुकी चुप्पी, अब वक्त है कि यह लड़ाई भीतर से भी लड़ी जाए। काल पुरुष के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की छाया उभरी। हालांकि उसकी आंखों में यह चिंता भी झलकी कि उसने अभय को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया था जहां से लौटना अब मुमकिन नहीं था। तो ठीक है इंस्पेक्टर अभय सिंह, आज से हम साथ हैं। पर याद रखना, कर्णवर्धन और मंत्री दिनेश राय जैसे लोग किसी को माफ नहीं करते। हमें बेहद सावधानी से, बेहद चुपचाप आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगली गलती की कीमत हमारी जान होगी। बलराम तिवारी ने दोनों की तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, और मैं तुम दोनों के साथ हूँ, चाहे जो भी हो। 30 साल की चुप्पी अब बहुत हो चुकी। बाहर रात अभी भी गहरी थी, पर उस पुराने ईंट भट्टे के भीतर 3 अलग अलग पीढ़ियों के 3 इंसान, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से एक ही व्यवस्था का दर्द झेला था, अब एक साझा मकसद से जुड़ चुके थे। दूर कहीं पटना की ओर कर्णवर्धन अपनी नाकाम घेराबंदी पर गुस्से से उबल रहा था, यह न जानते हुए कि आज रात जो गठबंधन बना है वह आने वाले दिनों में उसकी और उसके आकाओं की पूरी दुनिया हिला देने वाला था।